नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। भोपाल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल घूमने का प्लान बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि यहाँ की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, तो आज हम आपको भोपाल के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको लेकर चलेंगे भोपाल की सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की ओर और आपको हर प्लेस को अच्छे से दिखाएंगे, जिससे कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हमारे साथ भोपाल घूम रहे हैं। इसके अलावा हम आपको जानकारी भी देंगे कि कैसे आप भोपाल के लिए पहुंच सकते हैं, किस तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, फूड फैसिलिटीज़ और स्टे फैसिलिटीज़ यहां पर अवेलेबल हैं, जहां पर आप बजट फ्रेंडली तरीके से रुक सकते हैं और अच्छा फूड ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही हम आपको भोपाल टूर प्लान के बारे में भी जानकारी देंगे कि कितने दिनों की आपको आवश्यकता होगी भोपाल घूमने के लिए। तो ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं भोपाल टूर के दौरान जिन स्थानों को हम एक्सप्लोर करेंगे वे कुछ इस तरह से होंगे कि सबसे पहले हम चलेंगे भीमबेटका रॉक शेल्टर्स को देखने, जो कि आदि मानव युग की गुफाएं हैं। भीमबेटका की गुफाओं को देखने के बाद हम चलेंगे विश्व प्रसिद्ध सांची के स्तूपों को देखने। सांची के स्तूपों के बाद हम एक्सप्लोर करेंगे उदयगिरी की गुफाओं को, जिन्हें पत्थर को काट काट करके बनाया गया है। फिर अपने ट्रिप में आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे गौहर महल को देखने, जो कि एक ऐतिहासिक पैलेस है। गौहर महल के बाद हम चलेंगे भोजेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि एक प्राचीन शिव मंदिर है। लेकिन बस इतना ही नहीं, भोपाल में और भी कई सारे घूमने लायक स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला स्थान जो हम भोपाल में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है भीमबेटका की गुफाएं। इन गुफाओं की खास बात यह है कि ये आदिम युग की गुफाएं हैं, यानी कि पुराने समय में यहाँ आदि मानव रहा करते थे। इन गुफाओं का रूप आपको एक तरह से शेल्टर के रूप में नज़र आएगा। इस वजह से इस स्थान का जो पूरा नाम है वो है भीमबेटका केव शेल्टर्स। इस वजह से यहाँ पर पुराने टाइम पर आदि मानव रहा करते थे और यहाँ पुरानी रॉक पेंटिंग्स भी देखने मिलती हैं। जो सबसे पुरानी पेंटिंग है वो लगभग 12,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। ऐसी कई सारी पेंटिंग्स हम यहाँ देखेंगे और इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे गाइड की मदद से। तो ये सब गुफाएं नेचुरल हैं, है ना दीदी? और इन गुफाओं का इतिहास प्राचीन है। इन गुफाओं में लोग रहते थे और इसकी बनावट के आधार पर इसको एक एम्पी थिएटर नाम दिया, सभागृह। एक कहानी है कि जब बारिशें होती थी उस समय, तो उससे बचने के लिए लोग यहाँ आते थे। अब आप एक कल्पना कीजिए कि वहाँ एक चीफ या लीडर होता था ऊपर, देखिए, जो वहाँ से खड़े होकर यहाँ वाले ग्रुप को प्रेजेंटेशन देता था। तो इसकी बनावट के आधार पर इसको ऑडिटोरियम, सभागृह नाम दिया है। और ये कटाव सब नर्मदा के वाटर्स के अंदर रहा है। ये रॉक्स पे ये जो सफ़ेद लाइनें जो दिख रही ना आपको, ये सब वाटर की वेलोसिटी है, करंट। और ये लाइनें शो करती हैं कि पानी यहाँ से मूव करता था 250-300 करोड़ बरस पहले। आइए, तो प्री हिस्टोरिक साइट है, इस जगह से पुराना कुछ भी नहीं है। मध्य पाषाण काल 5000 BC का फिगर। ये बच्चों के हिस्ट्री का फर्स्ट फोटो यहीं से स्टार्ट होता है। ये वो समय था जब मानव जाति ने एनिमल के शिकार के साथ साथ दीदी अब पशुपालन की शुरुआत कर दी। ये कलर ऑफ रेड होता है, हेमेटाइड, लाल पत्थर गेरू होता है ना दीदी, और उस गेरू में कुछ जंगली जड़ी बूटियों को मिला के ट्री ब्रांचेस के ब्रश से पेंटिंग बनाया गया है। कार्बन टेस्टिंग में एक आइसोटॉप टेक्निक होती है, उसके द्वारा इनकी एज को आइडेंटिफाई किया है। और 9 जुलाई 2003 से ये वर्ल्ड हेरिटेज है। खजुराहो, सांची और ये भीमबेटका। तो इस पेंटिंग में ये ऊपर पीकॉक बना हुआ, ये दिखा आपको, जिसका ये हेड, पीछे के फैदर दिखते हैं, ये बुल बना हुआ है, ये ऑक्स भी है। ये टॉप पेंटिंग देखिए डियर के हैं। और इस पेंटिंग को जिस फैमिली ने बनाया है ना, उसमें एक छोटा सा बेबी रहा होगा, जिसके देखिए एक ब्यूटीफुल हैंड को दिखाया है ना। और ये स्टिक फिगर कुछ बनना चाह रहे थे, बन नहीं पाए, जो अप्रॉक्सीमेटली 5000 ईयर पुराना है दीदी। और इनके बचे रहने का रीज़न है ये जंगल जो पॉल्यूशन फ्री है और यही क्लाइमेट रहा, तो ये फिगर यहाँ 2-3 हज़ार साल और रह सकते हैं। और ये पूरा वर्टिकल देखिए, सब यूनिक है कि कुछ भी टूटते हुए या गिरते हुए नीचे नहीं आया है। तो अरावली, राजस्थान और दिल्ली और ये विंध्याचल दोनों प्राचीन है। आइए, और समुद्र के सी लेवल से 2000 फीट ऊपर है।
इन गुफाओं का नाम भीमबेटका इस वजह से भी रखा गया है क्योंकि इन गुफाओं का ताल्लुक महाभारत काल से भी है। जब महाभारत काल में जब जो पांडव थे उन्हें वनवास दिया गया था तो वो कुछ इस तरह की गुफाओं में यहाँ रहे थे, और जो बड़ी गुफा है यहाँ पर वो भीम की गुफा के नाम से जानी जाती है कि भीम यहाँ बैठा करते थे। इस वजह से इस स्थान का नाम भीमबेटका रखा गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा भीमबेटका की गुफाओं के बारे में कि इनकी लोकेशन की अगर बात करें तो भोपाल रेलवे स्टेशन से भीमबेटका की गुफाएं लगभग 47 किलोमीटर्स की दूरी पर हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपना पर्सनल व्हीकल या फिर किसी तरह का हायर्ड व्हीकल होना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप बस से तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, एक मेन रोड तक पहुँचा जा सकता है, लेकिन मेन रोड से एक अलग रास्ता फटता है जो कि 3 किलोमीटर अंदर आपको आना होता है, और उस 3 किलोमीटर के रास्ते में कोई भी साधन नहीं चलता, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ तक आने के लिए आपको अपना पर्सनल व्हीकल होना चाहिए या फिर कोई ऐसा व्हीकल जो कि आपने हायर किया हो, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस 3 किलोमीटर के रास्ते में मिलेगा नहीं। और जहाँ से हम टिकट लेते हैं, टिकट लेने के बाद अंदर जो हम भीमबेटका की गुफाओं के लिए आते हैं, ये वन्य क्षेत्र लग जाता है। तो वन्य क्षेत्र में आप बिना व्हीकल के पैदल नहीं आ सकते, आपके पास कोई ना कोई व्हीकल होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। हम सभी पहुंचे थे भीमबेटका अपने पर्सनल व्हीकल के थ्रू, और अभी हमारे साथ सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने भीमबेटका के इस ट्रिप को ज्वाइन किया था। और भीमबेटका जाने वाले इस 3 किलोमीटर के रास्ते पे सबसे पहले हमें एक रेलवे क्रॉसिंग नज़र आती है, और रेलवे क्रॉसिंग से थोड़ा आगे बढ़ते ही आता है टिकट काउंटर, जहाँ से हमें टिकट परचेस करना होता है भीमबेटका की गुफाओं के लिए। और अगर टिकट प्राइस की बात करें तो यहाँ पर व्हीकल के हिसाब से चार्ज लगता है कि किस तरह का व्हीकल आप लेकर आए हैं। हम यहाँ बाय कार आए थे तो हमारा चार्ज लगा 150 रुपीज़, यानी कि 150 रुपये। और अगर टाइमिंग की बात करें तो भीमबेटका की गुफाएं सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहती हैं, तो इस समय पर आप यहाँ घूमने आ सकते हैं। और जिस ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में अभी हमने बात की थी कि हम भीमबेटका की गुफाओं के लिए पैदल नहीं जा सकते, उसका नोटिस यहाँ टिकट काउंटर पर भी लगा हुआ है। तो अगर आप भोपाल में भीमबेटका की गुफाएं देखना चाहते हैं तो एक बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप अपना कोई भी व्हीकल, जैसे आपको स्कूटी या बाइक रेंट पे मिलती है, वो आप ले सकते हैं। इसका लगभग 300-400 रुपये रेंट रहता है, तो वो आप भोपाल से लेकर आ सकते हैं, या फिर कोई कार या कोई कैब हायर कर सकते हैं और फिर भीमबेटका के लिए आ सकते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाता। अब हम देखने जा रहे हैं सांची के स्तूप, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। और इस स्थान की खास बात ये भी है कि यह हमारे भारत की सबसे पुरानी संस्कृति को दर्शाता है, और ये सबसे पुराना मॉन्यूमेंट है, लगभग 2300 साल पुराना ये सांची का स्तूप है। और यहाँ एक ही स्तूप नहीं, यहाँ पर टोटल मिला के 93 स्तूप हैं, जिसमें से 3 स्तूप मुख्य हैं। सबसे पहला स्तूप जो आप हमारे सामने देख पा रहे हैं, यह है स्तूप नंबर 1, जिसमें माना जाता है कि भगवान बुद्ध की जो अवशेष हैं, जो अस्थि अवशेष हैं, इसके अंदर संग्रह करके रखे हुए हैं। और इन स्तूपों का निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 300 साल पहले। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरा का पूरा जगह हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध का रास्ता छोड़ के और शांति का धर्म और संदेश पालन किया। उन्होंने युद्ध छोड़ के बुद्ध संस्कृति का, बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद जैसे ही उन्होंने बुद्धिज्म फॉलो किया तो पूरे भारतवर्ष में 84,000 बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक स्तूप बनाते थे जहां भगवान बुद्ध की या उनके शिष्य की पवित्र अस्थियां रखी जाती थी। प्रार्थना करने के लिए चैत्य बनाए जाते थे। बौद्ध भिक्षुओं के, मॉन्क्स के रहने के लिए मोनेस्ट्रियां, विहार बनाए जाते थे। और अपने राजकीय संदेश लिखने के लिए पत्थर के पिलर बनाए जाते थे। तो यहाँ पे मौर्य काल से शुरुआत होती है, 3री सदी ईसा पूर्व, और आगे तक 12वीं शताब्दी ईसा तक, मतलब 300 ईसा के पहले और 1200 ईसा के बाद। अपना तिथि कैसे चलता है? ईसा पूर्व, ईसा के बाद। तो ये 300 ईसा के पहले शुरू हुआ और 1200 ईसा तक चलता रहा। सो 300 BC के और 1200 AD के 1500 साल का इतिहास है। 13वीं-14वीं सदी से धीरे धीरे ये धरोहर हमारी पूरी वीरान हो गई। फिर एक अंग्रेज आर्मी ऑफिसर जिनका नाम था जनरल टेलर,
1818 में सांची की खोज की 1818 AD में, वो भी शिकार करने आए थे। जब खोज हुई उनके द्वारा तो उन्होंने सोचा ये धरोहर तो वीरान हो गई थी। इस धरोहर में लिखे हुए पत्थर के शिलालेख किस भाषा के हैं और जो लिखा है उसका क्या संदेश है, जो स्तूप बने हैं उसके बाहर क्या और अंदर क्या, जमीन में क्या दफन हो गया है। तो उन्होंने इस पे खोज शुरू कर दी। तो अंग्रेज कनिंघम के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, 1851 में 1851 में स्तूप नंबर 2 को और स्तूप नंबर 3 को ओपन कर दिया। तो क्या मिला, हाँ खोल दिया, बिल्कुल जैसे सामने है आपके 3। तो जैसे ही खुदाई हुई तो ऊपर का छत्र हटाया, ऊपर की जो रेलिंग है हर्मिका हटाई और गुंबद में 3 मीटर खुदाई हुई और उसमें एक अस्थि मंजूषा, एक बॉक्स मिल गया। उसके ढक्कन पे नाम लिखा था सारीपुत्रस महामोदगलानस। तो सारीपुत्र सा से महामोदगलायन, दोनों नाम क्लियर हो गए। तो उस समय की पाली भाषा थी, उसमें लिखा था, पता चल गया। उन्होंने भाषा भी पढ़ना शुरू कर दी थी। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पाली भाषा भी पढ़ना शुरू कर दी थी। तो जैसे ही हमने उसको पढ़ा तो पता चल गया ये भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। फिर उन्होंने धर्म की किताब महावंश में भी पढ़ा कि ये सारीपुत्र मोदगलायन कौन थे। तो ये राजगृह में भगवान से मिले हुए 2 उनके महान शिष्य थे। तो उनकी अस्थियां यहाँ से मिल गई। अब वो अस्थियां यहाँ से तो विक्टोरिया ब्रिटिश म्यूजियम चली गई। ये अस्थियां वापस आई फिर 1952 में 1952 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो जो अस्थियां वापस लेके आए तो बाहर एक चैत्यागिरी विहार बना हुआ है जिसको हम बुद्ध मंदिर भी कहते हैं। यहाँ की अस्थियां जो वापस आई हैं वो बाहर वाले मंदिर के तहखाने में रखी हुई हैं। और तहखाने की चाबी किसके पास होती है, रायसेन कलेक्टर साहब के पास, क्योंकि रायसेन जिले में है। तो मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति के तो दर्शन करते हैं वहाँ हम, लेकिन तहखाने में नहीं जा सकते क्योंकि वो चाबी तो कलेक्टर साहब के पास है। वो आती है चाबी, लेकिन प्रतिदिन नहीं आती। नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में, लास्ट वीक में सांची मेला लगता है। तब उस तहखाने की चाबी आती है और तहखाने से पवित्र अस्थियों को, अरहंत सारीपुत्र महामोदगलायन की अस्थियों का पूजन होता है। लोग दर्शन करते हैं 2 दिन के लिए। नवंबर का आखिरी संडे और सैटरडे लाखों लोग आते हैं। बौद्धों का तो होता ही है, बाकी हम सबका यहाँ पे जितने भी अपने भारतीय लोग हैं सब इकट्ठे होते हैं। हाँ, सांची के जो 2 प्रमुख स्तूप हैं, स्तूप नंबर 1 और स्तूप नंबर 3, वो तो आपको एक साथ ही नज़र आ जाएंगे ऊपर की साइड में। लेकिन जो स्तूप नंबर 2 है वो उसका रास्ता अलग से जाता है। जो मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री से साइड में से एक रास्ता गुजरता है जिससे कि हमको नीचे की ओर जाना होता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं स्तूप नंबर 2 के पास, जो कि स्तूप नंबर 3 के जैसा ही नज़र आता है। लेकिन एक मेजर डिफरेंस ये है कि इस स्तूप में आपको कहीं पर भी तोरण द्वार नज़र नहीं आएगा। और इस स्तूप की खास विशेषता ये है कि यहाँ पर 10 बौद्ध टीचर्स के अस्थि अवशेष रखे गए थे। नंबर 2 से सेकंड से मिली थी, जो यहाँ पे शिक्षा देने वाले उस समय के सीनियर बौद्ध भिक्षु टीचिंग का काम करते थे। तो नंबर 2 से 10 सीनियर भिक्षुओं की अस्थियां मिली थी। नंबर 3 से सारीपुत्र की मिल गई। तो जो मेन स्तूप है वो भगवान बुद्ध का है, जिसमें आज भी है। तो अब मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहूँगा। ये हमारे देश का 200 का नोट है, आप आगे पीछे से देख सकते हैं इसे। और इस 200 के नोट की पिछली साइड पर आप देखेंगे तो जो आपको फिगर नज़र आ रहा है वो इसी जगह का है। ये है सांची स्तूप का स्तूप नंबर 1, जिसका फिगर यहाँ 200 के नोट के ऊपर नज़र आता है। आप एग्जैक्टली इसी फिगर को देख सकते हैं जो पीछे बना हुआ है। और ये जो फ़ोटो लिया गया है वो भी इसी लोकेशन से लिया गया है। ये जो गेट है, यानी कि जो तोरण द्वार है, ये वेस्टर्न गेट है सांची के स्तूप नंबर 1 का। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ नोट के साथ इस तरह से पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से जो स्तूप की आकृति है वो भी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो 16 मीटर हाइट है, 16.4 और 36.60 इसका डायामीटर है, 36 डायामीटर है। तो 16 मीटर हाइट है, 36 डायामीटर है सांची का महास्तूप। और सांची स्तूप वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एंड वेस्ट बेल प्रिजर्व मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
सांची आप भोपाल से बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। भोपाल से सांची का डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर्स का है, जिसे आप बाय बस आसानी से पार कर सकते हैं और चाहें तो ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध होती है, तो उससे भी आप सांची पहुंच सकते हैं। सांची रेलवे स्टेशन से सांची स्तूप का डिस्टेंस लगभग 1.5 किलोमीटर का है, जिसे आप बाय ऑटो पार कर सकते हैं। सांची स्तूप तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा खड़ी चढ़ाई वाला है, क्योंकि सांची के स्तूप एक पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ऑटो लेना एक अच्छा ऑप्शन रहता है। सांची स्तूप सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है और यहाँ एंट्री करने का शुल्क लगता है 40 रुपीज़ पर पर्सन का। सांची स्तूप के मेन गेट के पास ही एक क्लॉक रूम भी बना हुआ है, जहाँ अगर आप चाहें तो अपने बैग्स वगैरह डिपॉजिट करा सकते हैं। सांची स्तूप से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर सांची म्यूजियम भी बना हुआ है, जिसे भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अगला स्थान जो हम भोपाल में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है उदयगिरी की गुफाएं। इन गुफाओं की खास बात यह है कि इन्हें पत्थरों को काट काट करके बनाया गया है, और सिर्फ पत्थरों से गुफाएं ही नहीं बनाई गई हैं, गुफाओं के ऊपर इस तरह से देवी देवताओं के चित्रण भी आपको देखने मिलेंगे। एक तरह से मूर्तियाँ पहाड़ को काट काट कर इसी तरह से बनाई गई हैं। और सबसे फेमस जो मूर्ति है यहाँ की वो है भगवान विष्णु के वाराह अवतार की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भगवान विष्णु का वाराह अवतार है, जो कि इस पहाड़ की चोटी में काट करके बनाया गया है, और ये 5वें नंबर की गुफा कहलाती है उदयगिरी की। वैसे यहाँ पर टोटल मिलाकर 20 गुफाएं हैं जिन्हें हम देखने वाले हैं। जो प्रथम गुफा है और जो 20 नंबर की गुफा है उसे जैन गुफा के नाम से जाना जाता है। हर गुफा की कुछ ना कुछ विशेषता है। हर गुफा में आपको देवी देवता या फिर किसी तरह का नया आर्किटेक्चर देखने मिलेगा, जो कि पुराने टाइम पर इस तरह से पहाड़ को उकेर उकेर करके बनाया गया था। ये गुफा नंबर 3 है और यह गुफा भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। इस गुफा एवं इसके प्रवेश द्वार को शिल्पी ने बहुत ही सामान्य तरीके से बनाया है। अब हम देखने जा रहे हैं गुफा नंबर 6। इस गुफा को सनकर्णिका गुफा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से सनकर्णिका नाम की स्थानीय जनजाति के मुखिया का एक अभिलेख मिला है, जिसमें उत्तर पूर्वी मालवा पर चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का उल्लेख किया गया है। यह गुफा भगवान शंभु यानी शिव को समर्पित है। वर्तमान में एक योनिपीठ के ऊपर एक शिवलिंग स्थापित है। अब हम देखने वाले हैं गुफा नंबर 13। इस गुफा में एक ही पत्थर में काटी गई शेषशायी विष्णु की प्रतिमा विद्यमान है। भगवान विष्णु को शेष नाग के ऊपर लेटे हुए दर्शाया गया है। इनके वाहन गरुड़ को भी पक्षी के रूप में बैठे दिखाया गया है। यह शेषशायी विष्णु की प्राचीनतम एवं बड़ी प्रतिमाओं में से एक है। उदयगिरी की इन गुफाओं को इस तरह के पहाड़ को कुरेद कुरेद करके बनाया गया है। ये पहाड़ में आपको नॉर्मली स्टोन नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इन पहाड़ों को काटा गया है और फिर जाके इस तरह की 20 गुफाएं बनाई गई हैं। और जब हम गुफाओं को देखने के लिए जाते हैं तो इस तरह से एक पतला सा रास्ता बनाया गया है, जिससे पैदल हमको नीचे की ओर चलना होता है, और कुछ गुफाएँ इधर की साइड है, कुछ इधर की साइड है। तो इस पतले रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होता है और इन गुफाओं को हम इस तरह से यहाँ देख सकते हैं। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ये विदिशा के नज़दीक हैं और ये सीधा एक सलंग पहाड़ बना हुआ है, और पहाड़ के निचले हिस्से पर पहाड़ को काट काट करके ये गुफाएं बनाई गई हैं। और कुल 20 गुफाएं हैं। ये 5वीं शताब्दी में ये गुफाएं बनाई गई थी। और उदयगिरी की जो गुफाएं हैं इनका नाम राजा भोज के जो पौत्र थे उनका नाम था उदयादित्य। तो उदयादित्य ने उन्हीं के नाम पर उदयगिरी की गुफाओं के नाम से इसको संबोधित किया। तब से उदयगिरी की गुफाएं कही जाने लगी। अब हम देखने जा रहे हैं उदयगिरी की 19 नंबर की केव यानी कि गुफा, जो कि सबसे बड़ी गुफा है उदयगिरी के इन सभी गुफाओं में से सबसे बड़ी गुफा जो आपको यहाँ देख पाएंगे। ये कुछ पुराने पिलर्स भी बनाए गए थे जो कि अब ध्वस्त हो चुके हैं। पिलर्स के ऊपर शायद रूफ होती हो, वो गिर चुकी है, लेकिन ये गुफा काफ़ी बड़ी है। मैं आपको अंदर से भी दिखाना चाहूँगा। अंदर नंदी बैल है और भगवान शिव का एक शिवलिंग है जो कि हम अंदर की ओर देख सकते हैं।
भोपाल एक ऐतिहासिक स्थान रहा है और यहाँ पर 4 बेगमों का राज था, जिनमें से एक बेगम थी कुदसिया बेगम, जिनने एक महल बनवाया था जिसका नाम है गौहर महल, जहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं और इस महल को देखने वाले हैं। वैसे इस महल को देखने का कोई भी टिकट शुल्क नहीं है, लेकिन अंदर से काफ़ी अच्छा ये महल है। तो चलिए अंदर चलते हैं और इस महल को देखते हैं। परमार वंश के अस्त के बाद भोजपाल नगरी, जिसे वर्तमान में हम भोपाल कहते हैं, ये बाहरी आक्रांताओं का लूटपाट का शिकार बन रहा था। और उसी समय भोपाल की इस्लामी रियासत में 8वें शासक के रूप में एक महिला शासक ने भोपाल की गद्दी की कमान संभाली। उस महिला का नाम था बेगम कुदसिया, जिसे गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। बेगम कुदसिया ने ही राजा भोज द्वारा निर्माण किया गया भव्य बड़ा तालाब के पास गौहर महल का निर्माण करवाया। गौहर महल इस्लामिक वास्तुकला का नायाब उदाहरण है। 1820 ईस्वी में गौहर महल तकरीबन 4.5 एकड़ के रुकबे में तैयार किया गया था। उस समय इसके निर्माण में बेगम कुदसिया ने बेल्जियम से कांच मंगवाकर इसके कमरों के दरवाजों में लगवाया था। साथ ही महल के कमरे में अभ्रक धातु का प्रयोग करके इस महल के कमरों में रात के अंधेरे में दियों की रोशनी के सहायता से एक अद्भुत प्रकाश का निर्माण करने की कला भी इसमें मौजूद थी। महल के अंदर से रात के समय भोजताल का नज़ारा उस समय अद्भुत था। भोपाल स्थित झील के किनारे बना यह महल शौकत महल के पीछे स्थित है। कला का यह अनूठा उदाहरण हिंदू और मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। गौहर महल के पास ही है शौकत महल और मोती मस्जिद, जिसे भी आप भोपाल में देख सकते हैं। वहाँ पीछे तो आपको मोती मस्जिद नज़र आ रही होगी, और जिस महल के सामने हम खड़े हुए हैं ये है शौकत महल। वैसे अब ये खंडर हो चुका है, बाहर से आप देखेंगे तो पूरी जर्जर अवस्था में है, पर काफ़ी बड़ा महल है। पूरे इस एरिया में ये पूरा का पूरा महल बना हुआ है। आप दूर तक भी देखेंगे तो ये पूरा का पूरा शौकत महल है, जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर है। अगला स्थान जो हम भोपाल में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है भोजेश्वर मंदिर, जो कि एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसे माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण शुरू करवाया गया था, लेकिन बाद में इसका जो पूरा निर्माण वो हो नहीं पाया। ये मंदिर अधूरा ही छूट गया। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, जो कि आपको भोपाल में ज़रूर देखना चाहिए। भोजेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग की हाइट लगभग 7.5 फीट की है, लेकिन अगर शिवलिंग के बेस से हाइट को जोड़ा जाए तो हाइट काफ़ी ज़्यादा है। भोजेश्वर मंदिर के डिस्टेंस की अगर बात करें तो भोपाल रेलवे स्टेशन से इस मंदिर का डिस्टेंस है लगभग 28 किलोमीटर का। और जब हम भीमबेटका की गुफाओं के लिए जाते हैं तो रास्ते में एक रास्ता फटता है अलग से, जो कि भोजेश्वर मंदिर के लिए आता है। तो आप जब भीमबेटका की गुफा के लिए जाते हैं तो भोजेश्वर मंदिर के लिए भी आ सकते हैं। अब हम आ चुके हैं भोपाल के एक बहुत ही एक्साइटिंग प्लेस को विज़िट करने हैं, जो कि है सैर सपाटा। ये एक तरह का एडवेंचर गार्डन है, यानी कि आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ क्या क्या है मैं आपको कुछ ही देर में बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो 30 रुपीज़ फॉर एडल्ट का चार्ज है, और अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं 12 साल की उम्र से नीचे के तो उनका चार्ज लगता है लगभग 15 रुपये। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। इस तरह का कुछ व्यू आपको नज़र आएगा। काफ़ी अच्छा पिक्चर पॉइंट भी है और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो चलिए उन एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। सैर सपाटा में जिन सुविधाओं का लुफ्त आप उठा सकते हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं।
टोटल मिला के 14 चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे कि शिकारा बोटिंग आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप म्यूज़िकल फाउंटेन्स का मज़ा ले सकते हैं, और भी 7 चीज़ें हैं। और साथ में आप ये 14 चीज़ें हैं टोटल मिला के, ये 2 बोर्ड्स पे लिखी हुई हैं, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर मज़ा ले सकते हैं। अगर आप भोपाल टूर के लिए आते हैं तो सैर सपाटा आपके लिए काफ़ी अच्छी प्लेस रहेगी, क्योंकि ये फैमिली, फ्रेंड्स, यार दोस्तों और बच्चों के लिए एक काफ़ी अच्छा सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि आप यहाँ बोटिंग कर सकते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और एक तरह से लेक साइड में आपको बहुत ही अच्छा सा इकोसिस्टम मिलता है, जिसमें कि काफ़ी ठंडा वातावरण रहता है और काफ़ी नेचुरल एनवायरनमेंट में आप यहाँ टहल सकते हैं, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगला स्थान जो हम भोपाल में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है ट्राइबल म्यूज़ियम, जिसका हिंदी नाम है मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय। इस संग्रहालय में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि अभी हम देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको इस संग्रहालय के बारे में कुछ डिटेल्स क्लियर करना चाहूँगा। इस संग्रहालय का जो ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है वो अगर फरवरी से अक्टूबर माह का देखा जाए तो दोपहर 12 बजे ये ओपन हो जाता है और रात के 8 बजे तक ये ओपन रहता है। और अगर नवंबर से जनवरी तक की बात की जाए तो 12 बजे से शाम को 7 बजे तक ये ओपन रहता है। और अगर यहाँ के टिकट प्राइस की बात की जाए तो 20 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज है अगर उम्र 10 साल से ज़्यादा है। और अगर आप यहाँ पर फोटोग्राफी करना चाहते हैं, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करना चाहते हैं, तो कैमरा का या मोबाइल का जो चार्ज लगता है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। ये म्यूज़ियम वाकई में काफ़ी अच्छा है, तो भोपाल टूर के दौरान आपको ट्राइबल म्यूज़ियम ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। अगला स्थान जो हम भोपाल में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है भोपाल का स्टेट म्यूज़ियम, जो कि भोपाल के ट्राइबल म्यूज़ियम यानी कि जनजातीय संग्रहालय के पास में ही बना हुआ है। इस म्यूज़ियम में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे। इस म्यूज़ियम में देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे कि अभी जिस कंपार्टमेंट को हम देख रहे हैं ये है मूर्ति दीर्घा, जहाँ पर कई प्रकार की मूर्तियाँ हैं और ये सभी मूर्तियाँ प्राचीन काल की हैं, यानी कि पुराने समय में इसे बनाया गया था। और अधिकतर मूर्तियाँ देवी देवताओं की हैं और कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं जो कि पुरानी सभ्यता को, पुराने संस्कृति को दर्शाती हैं। गवर्नमेंट म्यूज़ियम भोपाल दर्शकों के लिए सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक ओपन रहता है। हालांकि मंडे के दिन यानी कि सोमवार के दिन म्यूज़ियम का अवकाश रहता है। ये है म्यूज़ियम की वेपन गैलरी, जहां पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र संग्रहित करके रखे हुए हैं। और अब ये है म्यूज़ियम का वो भाग जहां पर पाषाणकालीन औजारों को सजोकर रखा हुआ है जो कि आदि मानव काल में उपयोग लिए जाते थे। अब हम पहुंच चुके हैं भोपाल के काफ़ी बड़े म्यूज़ियम के लिए, जो कि है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये संग्रहालय का एक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि यहाँ एक मेन संग्रहालय की बिल्डिंग है जो कि काफ़ी बड़ी है। इसमें 12 गैलरीज हैं जहाँ पर डिफरेंट टाइप के कल्चर्स को प्रेजेंट किया गया है और कल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें हम अंदर चल के देखेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एक ऐसा संग्रहालय है जहां पर हमें मानव से रिलेटेड यानी कि ह्यूमन कल्चर से रिलेटेड कई सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। आदमी का रहन सहन, अलग अलग कल्चर्स में किस किस तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, किस तरह के बर्तन, उपकरण, वाद्य यंत्र और जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वे सभी इस म्यूज़ियम में दर्शाई गई हैं। और ये म्यूज़ियम वाकई में बहुत बड़ा है। अगर आप इस म्यूज़ियम को देखने आते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे की आवश्यकता होगी, क्योंकि म्यूज़ियम अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं तो ये भोपाल का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है और आपको इसको मस्ट विज़िट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस म्यूज़ियम को देखने के बाद आपको जो पुराने कल्चर्स हैं, पुराने जो ट्रेडिशंस हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आपको एक्चुअल में लगेगा कि ये म्यूज़ियम देखना वर्थ इट है। तो आपको इंदिरा गांधी मानव राष्ट्रीय म्यूज़ियम, ये जो संग्रहालय है, इसे ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। इस म्यूज़ियम को देखने का जो टिकट प्राइस लगता है वो है 50 रुपीज़ पर पर्सन का।
और इस मेन म्यूज़ियम कंपार्टमेंट के साथ साथ ही यहाँ पर और भी कई सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर कई सारे डिफरेंट कल्चर्स को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं भोपाल के एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस पर, जो कि है अपर लेक, और इसे बड़ा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर होती है कई प्रकार की बोटिंग्स, सभी के चार्जेस बताएंगे, किस तरह की बोटिंग होती है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा, ये बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा नज़र आएगा। दूर दूर तक आप देखेंगे तो आपको पानी ही पानी नज़र आएगा एक साइड पे, और इसी के साइड बना हुआ है वन विहार नेशनल पार्क, यानी कि भोपाल का चिड़ियाघर। तो जैसे ही आप वन विहार से बाहर आते हैं तो अपर लेक व्यू पॉइंट आता है, जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको कई सारी डक्स यानी कि कई सारी बतखें भी नज़र आएंगी। आप नीचे की साइड देख पाएंगे कई सारी बतख हैं, इनके साथ भी आप फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। अब हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, अगर आप अपर लेक में बोटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ के चार्जेस किस तरह के होते हैं और किस तरह की बोटिंग आप कर सकते हैं। सर थोड़ा सा एक बार चार्जेस के बारे में क्लियर कीजिए। रोइंग बोट है, पैडल बोट है, मोटर बोट है, अलग अलग चार्ज है अलग अलग बोट का। क्रूज़ बोट भी है यहाँ। क्रूज़ बोटिंग है, क्रूज़ बोट का क्या है सर चार्ज? नीचे का 250 है, ऊपर का 180 चार्ज है। ऊपर वाले फ्लोर का? हाँ। और जैसे जो पैडल वाली बोट होती है उसका क्या चार्ज? पैडल बोट का 200 है 4 मेंबर का। उस 4 आदमी जा सकते हैं। और जो कोई आदमी चला के जाते हैं उनका क्या रहता है? उसका सेपरेट बोट का 400 है, 3 मेंबर का। 3 मेंबर का। अगर आप अपर लेक में बोटिंग करने का विचार कर रहे हैं तो मैं आपको टाइमिंग भी क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ की जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक रहता है ओपन। रात को यहाँ पर बोटिंग नहीं होती है, मतलब मैक्सिमम अगर लोगों ने 7 बजे तक टिकट ले लिया है तो 8 के 8:30 बजे के आसपास तक बोटिंग होती है, उसके बाद बोटिंग यहाँ नहीं होती। अपर लेक व्यू पॉइंट पर ट्रेन का एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल रखा गया है जो कि पुराने टाइम पर चला करता था। मे बी ये स्टीम इंजन हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर आके बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही अपर लेक व्यू पॉइंट पर काफ़ी सारी खाने पीने की दुकानें भी हैं, काफ़ी सारे फास्ट फूड्स आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। वेराइटीज़ ऑफ थिंग्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब हम पहुंच चुके हैं भोपाल के एक और फेमस स्पॉट पर, जो कि एक तरह का व्यू पॉइंट है। ये है लोअर लेक, यानी कि छोटा तालाब इसे कहा जाता है। जो इससे पहले हमने देखा था वो था बड़ा तालाब, लेकिन यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा व्यू नज़र आता है इस लेक का। यहाँ पे अच्छा फोटोजेनिक ये पॉइंट हो जाता है, और इसी लेक के साथ ही काफ़ी बड़ा सा एक ब्रिज बनाया गया है, जो भी आप देख सकते हैं, और अच्छे से पिक्चर्स यहाँ से निकाल सकते हैं। अगला स्थान जो हम भोपाल में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है बिरला मंदिर, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी बड़ा मंदिर है और काफ़ी खूबसूरत है। बिरला मंदिर के अगर खुलने और बंद होने के टाइम की बात की जाए तो यहाँ बोर्ड पर समय के अनुसार लिखा हुआ है। अगर ग्रीष्मकाल यानी कि समर सीज़न है तो उसके टाइमिंग कुछ अलग है, और अगर शीतकाल है यानी कि विंटर सीजन से तो उसके टाइमिंग कुछ है अलग है। तो इस हिसाब से आप यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं। बिरला मंदिर के पास ही बिरला संग्रहालय भी बना हुआ है, जिसे भी अगर आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। अगला स्थान जो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है वन विहार नेशनल पार्क, जिसे भोपाल के चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम जिस इनक्लोजर के सामने खड़े हैं यहाँ पे है एशियाटिक लायन और लाइनस। बब्बर शेर भी है, यानी कि जो मेल लायन है वो भी हमें दिखाई दे रहा है, और जो फीमेल लाइनस है वो भी नज़र आ रही है। और अब इस इनक्लोजर में हम देख रहे हैं टाइगर को, और इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि टाइगर की बॉडी पर जो ये ब्लैक स्ट्रैप्स होते हैं, जो ये काली धारियाँ होती हैं, ये हर टाइगर में अलग अलग होती हैं। किसी भी टाइगर में ये सेम नहीं होती। वन विहार नेशनल पार्क की खास बात कि यहाँ रास्ते के बीच में आपको दोनों तरफ इस तरह से पॉइंट्स नज़र आते हैं जहाँ पर अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स को रखा गया है। और वाइल्ड एनिमल्स को जो रखा गया है वो बिल्कुल ओपन एरिया है, एक तरह से बस फेंसिंग कर दी गई है। बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक वातावरण में जानवरों को यहाँ रखा गया है। तो अब हम पहुंच चुके हैं वन विहार के स्नेक पार्क में, जहां पर विभिन्न प्रकार के सांप हमें देखने मिलेंगे। सबसे पहली वैरायटी का जो स्नेक हम देख रहे हैं
ये है इंडियन कोबरा, जिसे काला नाग, विषधारी नाग, फन वाला नाग, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये एक बहुत ही जहरीला सांप होता है, जो कि 4 प्रमुख जो जहरीले सांप हैं उनमें से एक हैं। और अभी जिस एनक्लोज़र में हम इन सांपों को देख रहे हैं, ये कई सारे हैं इस एनक्लोज़र में। और इनकी अगर औसत लंबाई के बारे में बात की जाए तो इनकी लंबाई लगभग 3 फीट से लेकर 5 फीट तक की होती है। दूसरी वैरायटी का जो सांप हम देख रहे हैं, इसका नाम है ओरिएंटल रेड स्नेक, जिसे हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में धामन सांप के नाम से जाना जाता है। ये अक्सर एग्रीकल्चर फील्ड्स यानी कि जो खेत होते हैं उसमें पाए जाते हैं और ये चूहों को खाना पसंद करते हैं। इस वजह से इनका नाम ओरिएंटल रेड स्नेक रखा गया है। वैसे ये सांप जहरीले नहीं होते। कुछ वैराइटीज़ इसमें ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ा बहुत जहर हो, लेकिन उसका इंसान पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ता। ये एक तरह से नॉन वेनमस यानी कि बिना जहर वाले सांप होते हैं। इस एनक्लोजर में एक सांप नज़र आ रहा है जो कि है कॉमन ट्रिंकलेट। ये है अफ्रीकन प्रेरित कछुआ, जिसे सलकाटा कछुआ या सलकाटा टॉर्टॉइस भी कहा जाता है। ये बड़ी साइज़ के कछुए होते हैं जिन्हें पेट्स के रूप में भी रखा जाता है, यानी कि इन्हें पालतू बनाकर भी रखा जा सकता है। भोपाल के वन विहार में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें दिखाई देता है कुछ इस तरह का म्यूज़ियम, जहाँ पर काफ़ी सारे वन्य जीवों को बनाया गया है। यहाँ हम देखेंगे तो टाइगर की जो रियल बॉडी है उसे भी प्रिजर्व करके रखा गया है। ये दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कार्टून की बॉडी है, लेकिन ये असली टाइगर की बॉडी है जिसे यहाँ पर केमिकली प्रिजर्व करके रखा गया है। और ये साथ में देखेंगे तो यहाँ एक लेपर्ड की यानी कि पैंथर की एक और बॉडी है जिसे भी केमिकली प्रिजर्व करा गया है। ये असली पैंथर है जो कि अभी हम देख पा रहे हैं। काफ़ी अच्छे से इसको प्रिजर्व किया है, बहुत अच्छे से फेशियल एक्सप्रेशन आ रहे हैं। और ये वाली जो स्किन का हम देख रहे हैं, ये भी असली बॉडी है, यानी कि असली स्किन है एक लेपर्ड की। वन विहार नेशनल पार्क में कुछ इस तरह के इनक्लोजर्स बनाए गए हैं जिनमें वाइल्ड एनिमल्स को रखा गया है। फिलहाल ये जिस इनक्लोजर के सामने हम खड़े हैं, यहाँ है एक वाइट टाइगर, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा बिकॉज यहाँ पर जानवरों को रखने के लिए जो अंदर एनवायरनमेंट बनाया गया है वो बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट है। और बिल्कुल आप देखेंगे तो बड़े बड़े झाड़ आपको नज़र आएंगे, बैम्बूज आपको नज़र आएंगे। तो कई बार यहाँ पर आने पर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो हमें देखने मिला कि झाड़ियाँ बहुत बड़ी है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो अगर वाइल्ड एनिमल इनके पीछे बैठा हुआ है तो वो हमें नज़र नहीं आ पाता। हर केज में, हर एनक्लोज़र में जानवर है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ कि जो नेचुरल ब्यूटी है यहाँ की, जो झाड़ियाँ हैं या जो भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनके पीछे जानवर जाके बैठे हैं तो वो हमें दिखाई नहीं दे पाते। वन विहार नेशनल पार्क की एक खास बात कि जब आप यहाँ घूमेंगे तो आपको साथ साथ पूरा ये तालाब चलता हुआ नज़र आएगा, यानी कि ये जो रोड बनाया गया है जिसके किनारे एनक्लोजर्स हैं अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स के, वो इस तालाब के किनारे ही बने हुए हैं। तो एक आपको नेचुरल ब्यूटी वाला यहाँ फील आएगा। अब मैं आपको वन विहार नेशनल पार्क घूमने के टाइमिंग्स और इसके चार्जेस के साथ क्लियर करना चाहूँगा। ये ओपन हो जाता है सुबह 6 बजे से और शाम के 6 बजे तक ये ओपन रहता है। हालांकि ये जो टाइमिंग है सीज़न वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो मोटा मोटा अगर हम बोलें तो सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ये ओपन रहता है। यहाँ अंदर अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो 20 रुपये पर पर्सन का चार्ज लगता है। अदरवाइज़ आप इन सभी साधनों से अंदर की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि टॉय ट्रेन है, जिप्सी है, इस तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल है, साइकिल आप यहाँ किराए पे ले सकते हैं जिसका चार्ज, ये सारे चार्जेस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ई रिक्शा से आप जा सकते हैं। ये सारे साधन हैं और इस तरह से आप साधनों से भी अंदर की ओर जा सकते हैं। ये है रेट लिस्ट कि आप जिस भी साधन से जाना चाहें अंदर, उसके अनुसार इस तरह के चार्जेस आपको देने होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वन विहार नेशनल पार्क यानी कि ये जो भोपाल का चिड़ियाघर है,
ये शुक्रवार के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन ऑफ रहता है, तो आप उस टाइम यहाँ न आएँ। तो अब इन सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आप भोपाल घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं तो अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि आप भोपाल के लिए कैसे पहुँच सकते हैं। भोपाल आप बाय एयर, बाय ट्रेन या बाय बस किसी भी साधन से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर सारी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ ईजिली अवेलेबल होती हैं। और अगर बात करें कि भोपाल में आपको कहाँ स्टे करना चाहिए जहाँ पर आपको बजट फ्रेंडली रूम्स मिल सकें और अच्छा फूड मिल सके, तो वो जगह होगी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास, जहाँ पर आपको कम दाम में बजट फ्रेंडली अच्छे खासे रूम्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अच्छे से रुक सकते हैं और अच्छा फूड भी ट्राई कर सकते हैं। जो रूम्स हैं वो आपको 500 से 1000 रुपये में ईजिली मिल जाएंगे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास, और वहाँ फूड फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती हैं। तो आप विभिन्न प्रकार के फूड आइटम्स भी वहाँ ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको फास्ट फूड ट्राई करना है तो जितनी भी प्लेसेस हमने देखी वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं स्टॉल्स नज़र आएंगे जहाँ पर आप फास्ट फूड ट्राई कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट प्लेस जहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं वो है बड़ा तालाब, यानी कि अपर लेक के पास आपको काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ के फ़ास्ट फूड मिल जाएंगे, वहाँ पर आप फास्ट फूड ट्राई कर सकते हैं। और अगर बात करें कि आपको भोपाल के लिए आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो भोपाल ट्रिप के लिए आपको कम से कम 4 दिनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि 4 दिन आपको कम से कम लगेंगे इन सभी प्लेसेस को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। 3 दिन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन में आपकी थोड़ी भागा दौड़ी हो जाएगी, आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आराम से करना चाहते हैं तो आपको 4 दिन कम से कम चाहिए होंगे इन सभी प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर आप 1 से 2 पर्सन आते हैं भोपाल को घूमने के लिए तो आप चाहें तो एक रेंटल स्कूटी या बाइक भी ले सकते हैं, जिसका चार्ज लगता है लगभग 300 से 400 रुपये अगर आप स्कूटी रेंट करते हैं। और अगर आप एक बाइक रेंट करना चाहते हैं तो 500 से 1000 रुपये में आपको अच्छी खासी एक बाइक मिल जाएगी, जिसमें आप अपना पेट्रोल डलाकर आराम से भोपाल को घूम सकते हैं। तो ये है भोपाल की प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस और भोपाल घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।